हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन के बारे में। डीकम्पोजिशन के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना ही होगा और छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि डीकम्पोजिशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन क्या ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है? मतलब क्या यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिक मैटर से शुरुआत करें तो क्या सीधा ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ दिया जाता है? इतनी ही प्रोसेस होती है क्या? तो आज हम जानेंगे कि डिकम्पोजिशन किन स्टेप्स में होती है, कितने स्टेप्स में होती है और डिकम्पोजिशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा डिकम्पोजिशन पर बेस्ड रहेगा। डिकम्पोजिशन इकोसिस्टम वाले चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की फॉर्म में आता है। एग्जाम में अगर हम बात करें तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको, अगर हम बात करें तो लॉन्ग आंसर में भी मिल सकता है और शॉर्ट आंसर के आसपास भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन के साथ में। डिकम्पोजिशन, ओके, तो डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन की सिंपल पहले डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसे सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स organic matter into simple inorganic matter is called decomposition. ओके, सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को हमें सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है। नाउ डिकम्पोजिशन को पढ़ने के लिए हमें दो टर्म्स आनी चाहिए। जब भी हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट दीज टू टर्म्स। एक टर्म होती है जिसका नाम है डेट्रिटस और एक टर्म है डेट्रिटिवोर्स। एक है डेट्रिटस और एक हमारे पास में क्या है? डेट्रिटिवोर्स। अगर मैं डेट्रिटस की बात करता हूं तो डेट्रिटस का मतलब क्या होता है? डेट्रिटस वो रॉ मटेरियल है जो डिकम्पोजिशन में हम कह रहे हैं कि जिसको रॉ मटेरियल की फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, यानी जिसका डिकम्पोजिशन किया जाना है वो डेट्रिटस। जनरली डिकम्पोजिशन किन का होता है? वेस्ट मैटर्स का होता है। जो वेस्ट मैटर्स हैं या जो डिकेइंग मैटर हैं वही सारे वेस्ट, मतलब उनका डिकम्पोजिशन होता है। तो सारे वेस्ट मैटर या डिकेइंग मैटर जो हैं वो क्या कहलाएंगे? डेट्रिटस कहलाएंगे। तो डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल कह लीजिए या जिसका डिकम्पोजिशन किया जाना है ये कह लीजिए, वो सब क्या है? डेट्रिटस। तो हम बोलेंगे द रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन, द रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन वो क्या कहलाता है? डेट्रिटस कहलाता है। और डेट्रिटिवोर्स क्या होता है ये भी बता दो। द रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड डेट्रिटस। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास में क्या है? डिकेइंग लीव्स ले लो, सड़ी गली पत्तियां हो गई। ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब टहनियाँ, जनरली ये जो प्लांट्स की टहनियाँ वगैरह होती है ट्विग्स, ये हो गए। डेड बॉडीज हो सकती है, डेड एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें, सड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या कहलाएगी? डेट्रिटस कहलाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डेट्रिटिवोर्स। तो डेट्रिटिवोर्स कौन है? तो डेट्रिटिवोर्स वो है जो डेट्रिटस का डिकम्पोजिशन करेगा, दैट विल डिकम्पोज डेट्रिटस। सिंपल। और डेट्रिटिवोर्स में कौन आते हैं? तो मैक्सिमम तो आता है अर्थवॉर्म। इसके अलावा बैक्टीरिया को भी इंक्लूड किया जा सकता है।
फंगस को भी इंक्लूड किया जा सकता है। ये सब मेनली कौन होता है? अर्थ। ये दो वर्ड आपको आने चाहिए। तो डिकम्पोजिशन में दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास में कौन सा है? डेट्रिटस है, और एक हमारे पास में कौन सा है? डेट्रिटिवोर्स है। तो हो गया डेट्रिटस और डेट्रिटिवोर्स। डिकम्पोजिशन में द रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन इज डेट्रिटस, एंड जो डेट्रिटस को खाएगा, जो डिकम्पोज करेगा, इट विल बी नॉन एज डेट्रिटिवोर्स। नाउ अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने मेन वही चीज़ बोली कि क्या सिंगल स्टेप में होता है, तो हम बोलेंगे नहीं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, देयर आर सेवरल स्टेप। तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के स्टेप्स क्या हैं? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सबसे पहला आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आता है लीचिंग। तीसरा आता है कैटाबॉलिज्म। चौथा आता है ह्यूमिफिकेशन। पांचवा आता है मिनरलाइजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप में आपको पढ़ना है। क्या क्या है? फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, और ह्यूमिफिकेशन है, और मिनरलाइजेशन है। तो ये 5 स्टेप में आपको डिकम्पोजिशन को कंप्लीट करना है। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। सबसे पहला स्टेप अगर मैं बात करता हूं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में तोड़ना। जनरली फ्रेगमेंट यही होता है, टुकड़े। तो जब आप किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास में डेट्रिटस है, ये लीफ वगैरह हो गई, डिकेइंग लीव्स हो गई, ट्विग्स हो गए, डेड एनिमल्स, ये तो बहुत बड़े मैटर है, एकदम से इनके ऊपर डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। तो पहले इन कॉम्प्लेक्स मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया जाता है? फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और यही पहली प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मैं आपको इस लेक्चर में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड भी करवाऊंगा। एनसीईआरटी में जो इसके बारे में दिया हुआ है उसको भी हम लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि हम इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इन दिस complex organic substance is break down into small fragments। उसे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जैसे मान लीजिए इस तरीके से था, तो इसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया गया, बस ऐसे समझ लीजिए। ये फ्रेगमेंटेशन डन विद द हेल्प ऑफ डेट्रिटिवोर्स। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। तो पहला हमारे पास में हो गया फ्रेगमेंटेशन, बहुत सिंपल सा प्रोसेस। आप जब फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे ना, तो जो कॉम्प्लेक्स मैटर था उसको आपने कॉम्प्लेक्स मैटर को आपने सिंपल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। जब आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारे इनऑर्गेनिक मैटर भी बन जाता है। मतलब कुछ कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में वहाँ अलग हो जाते हैं। बहुत सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी वहाँ पे बन जाते हैं जब आप बड़े फ्रेगमेंट को छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी आपके पास में कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो चुका है ना, कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आपके पास में अभी अवेलेबल हो चुका है फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारे पास में लीचिंग।
इस लीचिंग की प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर आपने तोड़ा है छोटे छोटे पार्ट में, है ना, उसमें कुछ इनऑर्गेनिक मैटर बन चुका है, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस न्यूट्रिएंट वहां पर अवेलेबल है, और देयर आर सम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट विच आर वाटर सॉल्यूबल। जो ऑर्गेनिक मैटर बना है, जो ऑर्गेनिक मैटर कुछ के अंदर प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उनमें से कुछ वाटर सॉल्यूबल है। वो वाटर सॉल्यूबल जो न्यूट्रिएंट हैं वो डीप डाउन सॉइल में जाएंगे। डीप डाउन इन द सॉइल का मतलब होता है सॉइल के बहुत नीचे वाले हॉरिजन में जाएंगे। सॉइल के अलग अलग हॉरिजन होती है, सॉइल की अपनी अलग अलग लेयर्स होती है। तो जैसे मान लीजिए ये मिट्टी यहाँ पर है इस तरीके से, तो ऐसे हॉरिजन है, नीचे बहुत नीचे कंकड़ है मान लीजिए, तो ये सॉइल हॉरिजन है पूरा। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, जो वाटर सॉल्यूबल थे, वो वाटर के साथ में नीचे चले गए। वाटर के साथ में कहाँ चले गए, नीचे चले गए ऐसे। और बहुत नीचे जाने के बाद में वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉल्ट बना लिया। दे प्रेसिपिटेट आउट एज सॉल्ट, प्रेसिपिटेट एज सॉल्ट। और कैसे सॉल्ट, अनअवेलेबल सॉल्ट। कहने का मतलब है जो वाटर सॉल्यूबल थे वो नीचे चले गए, न्यूट्रिएंट मिनरल्स, और उन्होंने आपस में क्या किया, रिएक्शन करके सॉल्ट बना लिया और अनअवेलेबल सॉल्ट हो गए। अनअवेलेबल क्यों है, क्योंकि ये इतने नीचे जा चुके हैं कि यहाँ पर रूट्स पहुँच नहीं पाएगी और उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। मतलब दे विल बी नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। वो प्लांट से ज़्यादा अवेलेबल अभी नहीं हो सकते क्योंकि वो इतने ज़्यादा डीप में जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम ये लाइन लिखते हैं, एनसीईआरटी में ये लाइन भी गिवन है कि वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस गो डीप डाउन इन द सॉइल हॉरिजन एंड प्रेसिपिटेट आउट एज अनअवेलेबल सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास में किसकी प्रोसेस होती है, लीचिंग की प्रोसेस होती है। तो हम ये लिखेंगे water soluble inorganic nutrient go deep down in the soil and precipitate out as unavailable salt. In this process, water soluble inorganic nutrient go deep down in the soil and precipitate out as unavailable salt. और इसी को हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। तो ये दो प्रोसेस हमारे पास में हो गई है। ठीक है, तो पहला था फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग। तीसरी हमारे पास में आती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म नाम से ही समझ आ रहा है, कैटा कैटा यानी कट यानी तोड़ना। मतलब इसमें क्या होगा, फंगल एंजाइम्स या बैक्टीरियल एंजाइम्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, अभी भी जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उसे सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फंगल और बैक्टीरियल एंजाइम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर is converted into सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। तो जो कॉम्प्लेक्स मैटर है उसे किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ फंगल और बैक्टीरियल एंजाइम्स। फंगल एंजाइम्स की भी हेल्प ले सकते हैं, बैक्टीरियल की भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया, बहुत सारी फंगस अवेलेबल होती है सॉइल में। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई बात आपको।
डन। चल, तो 3 चीज़ें हमारे पास में हो गई है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया और कैटाबॉलिज्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है बेटा ह्यूमिफिकेशन। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग और फ्रेगमेंटेशन तीनों साइमल्टेनियसली होती है। साइमल्टेनियसली का मतलब हाथों हाथ रिएक्शंस होती रहती है। ह्यूमिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर की अमॉर्फस लेयर बन जाती है। डार्क ब्राउन कलर की, रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन हो सकती है, ब्राउन हो सकती है। तो डार्क ब्राउन कलर की एक अपर लेयर बनती है और अमॉर्फस सब्सटेंस होता है। क्रिस्टलाइन मतलब कह सकते हैं, अमॉर्फस कहते हैं बेसिकली, क्रिस्टलाइन नहीं, अमॉर्फस है। और कोलॉइडल लेयर है, कोलॉइडल सब्सटेंस की लेयर है। तो ये ऐसी एक लेयर जमने लगती है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट की रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर का मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अपर लेयर में फर्टाइल लेयर मानी जाती है क्योंकि ह्यूमस प्रेजेंट है। इसलिए कहते हैं कि जब सॉइल इरोजन होता है तो सॉइल इरोजन में सॉइल की अपर लेयर बहकर निकल जाती है, तो ऐसे में कहते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी चली गई है। तो हम क्यों कहते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी चली गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सॉइल की सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी जो है, वो सबसे फर्टाइल लेयर जो होती है वो सबसे अपर लेयर है, क्योंकि उसमें ह्यूमस है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इन दिस प्रोसेस dark brown color amorphous substance layer is formed on soil, that is colloidal in nature। पहली बात। सेकंड, इट एक्ट एज रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे बहुत सारा मिनरल पाए जाते हैं, इसलिए सबसे फर्टाइल लेयर है ह्यूमस। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट अगेंस्ट माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोबियल एक्शन के ये हाईली रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट अगेंस्ट माइक्रोबियल एक्शन। इट इज हाईली रेजिस्टेंट अगेंस्ट माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोबियल एक्शन का मतलब है इसमें माइक्रोब का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, हाईली रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन के। तो सबसे फर्टाइल लेयर भी है और हाईली रेजिस्टेंट भी है। तो ये थोड़ा सा ह्यूमिफिकेशन में आपको याद रखना है। रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल है, ये बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। चलो, तो 4 हो गई हमारे पास में। 5वां देखें। 5वीं हमारे पास में आती है और लास्ट स्टेप है, दैट इज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि ह्यूमस में भी अगर इनऑर्गेनिक मैटर से मिनरल्स का डिकम्पोजिशन हो सकता है, मतलब मिनरल डिपोजिशन का जो काम है दैट इज मिनरलाइजेशन। तो मिनरल डिपोजिशन इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। कैसे और क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन से भी अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 5 स्टेप मैंने आपको बताए, लेकिन एनसीईआरटी में किस हिसाब से लिखा हुआ है उसको भी हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी हम एनसीईआरटी की लाइंस को डिस्कस करने वाले। इसके साथ साथ में एक चीज़ आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी है। रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, इस गणतंत्र दिवस पर पाए नाम मात्र शुल्क में बेहतर शिक्षा। तो अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के माध्यम से। और उत्कर्ष ऐप में क्लास 6 टू क्लास 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, ऑल ऑनलाइन कोर्सेज आर हैविंग 90% ऑफ, अप टू 90% ऑफ। ठीक है। तो आज ही आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जिस भी क्लास में आप एनरोल करना चाहते हैं, जिस भी क्लास में आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अभी भी आपके पास में ये ऑफर अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं क्लास 6 टू 8 के लिए तो 800 में आपके पास में कोर्स अवेलेबल है। 9-10 के लिए आपके पास में 1200 में अवेलेबल है। 11th-12th आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, 1500 में आपके पास में कोर्स अवेलेबल है।
अगर आप लाइव की बात करते हैं पर सब्जेक्ट, तो लाइव पर सब्जेक्ट आपको 400 में अवेलेबल है, रिकॉर्डेड आपको 11th-12th 200 में अवेलेबल है, एग्रीकल्चर में 1200 में अवेलेबल है, पर सब्जेक्ट है ना 200 वाला। और ड्रीम 100 हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जो उत्कर्ष ऐप में अभी क्रैश कोर्स, जैसा कि आपको पता है एग्जाम्स नज़दीक हैं, एग्जाम डेट्स पास आ चुकी हैं, तो अभी क्रैश कोर्स भी चल रहा है उस एग्जाम्स की तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए। तो क्लास 6 to 12 के थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों का जो कॉम्बो है वो आपको 600 में अवेलेबल है। केवल अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस बुक में आप लेना एनरोल होना चाहते हैं तो 400 में है, और सब्जेक्ट वाइज अगर आप 11th-12th में कोर्स लेना चाहते हैं तो इट विल बी 150। ओके, चल ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। अब एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स को हम देख लेते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन एनसीईआरटी में किस हिसाब से लिखा हुआ है, देखिए यू मे हैव हर्ड द अर्थवॉर्म बीइंग रेफर्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। सही बात है, अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। बिल्कुल, फार्मर का फ्रेंड इसलिए है क्योंकि ये फार्मर को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन तो करते ही हैं, साथ में लूजनिंग ऑफ सॉइल। लूजनिंग ऑफ सॉइल का मतलब है कि सॉइल को थोड़ा सा ढीला बनाते हैं। ढीला इन द सेंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ी सी लूजनिंग होगी, तो ये एक चीज़ है। Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrient, and the process is called decomposition. तो जो डिकम्पोजर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, और किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, न्यूट्रिएंट्स में, और इसी प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहा जाता है। यह हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। डेड प्लांट रिमेन सच एज, जो डेड प्लांट्स हैं जिनके रिमेनेंट है लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर कॉन्स्टिट्यूट डेट्रीटस। तो डेट्रीटस में ये सारी चीज़ें आएंगी डेड प्लांट की, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो ट्विग हो, चाहे वो लीव्स हो, बार्क हो, जो भी है, एनिमल का डेड रिमेनिंग है, फीकल मैटर है, ये सब डिकम्पोजिशन में आएगी। द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर, डिकम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या है देखो, फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये हमने अभी पढ़े। डेट्रीटिवोर्स, देखिए डेट्रीटिवोर्स जैसे अर्थवॉर्म एग्जांपल दिया हुआ है, ब्रेक डाउन डेट्रीटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जो स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करता है उसे डेट्रीटिवोर्स कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना स्मॉलर पार्टिकल ही लिखा हुआ है, तो स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करने को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो वाटर में सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो डीप डाउन द सॉइल जाएंगे, गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। वो इतना नीचे जा चुके होंगे, इतना नीचे जा चुके होंगे और अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे, यानी जो प्रेसिपिटेट बन चुका है वो अनअवेलेबल रहेगा। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रीटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। अभी मैंने बोला बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिससे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। It is important to note that all of the above steps in decomposition reaction operate simultaneously. मैंने अभी बोला था simultaneously होते हैं, साथ साथ होते हैं, ठीक है। Humification and mineralization occur during decomposition in the soil. Humification और mineralization में थोड़ा टाइम लगता है। Humification leads to accumulation of a dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at extremely slow rate. ह्यूमस का डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो रेट पर होता है, डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस होता है, कोलाइडल है और हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर, ये कोलाइडल नेचर का है इसलिए इट इज द हायर सर्व एज रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट का रिजर्वोयर रहता है, बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब, सही बात है, एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। तो ह्यूमस को फर्दर मैंने कहा डिकम्पोजिशन तो होता है पर स्लो रेट पर होता है, तो यहाँ पर जो दूसरे माइक्रोब्स हैं वो इसका डिकम्पोजिशन करेंगे स्लो रेट पर और कुछ मिनरल डिपॉजिट करेंगे।
डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिकम्पोजिशन करने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो एनारोबिक कंडीशंस में डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिए। अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की हम बात करें तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस पे डिपेंड करता है, ये दो बातें याद रखनी है। एक तो होगा नेचर ऑफ डेट्रिटस, कि आपका डेट्रिटस कैसा है, और दूसरा टेम्परेचर। मेन तो ये दो ही है, नेचर ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में मतलब वही टेम्परेचर। इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। लिग्निन और काइटिन जो है वो कॉम्प्लेक्स मैटर है, बहुत भयंकर वाले कॉम्प्लेक्स मैटर है, इनके डिकम्पोजिशन में टाइम लगता है। इसलिए अगर आपके डेट्रिटस में ये दो हैं काइटिन और लिग्निन, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो डेट्रिटस है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिच है, मतलब सिंपल सब्सटेंसेस का बना हुआ है, तो डिकम्पोजिशन थोड़ा सा फास्ट होगा। नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन थ्रू इफेक्ट्स ऑन एक्टिविटी। जैसे वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, अगर मान लीजिए गर्म एनवायरनमेंट है और मॉइस्ट है तो डिकम्पोजिशन को फेवर करेगा, जल्दी जल्दी होगा। लो टेम्परेचर है, एनारोबिक कंडीशन है, तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हम लोगों ने कंप्लीट की। डिकम्पोजिशन क्या होता है, कितने स्टेप में होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स इसे डिपेंड करते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन की रेट और डिकम्पोजिशन को डिसाइड करते हैं, वो हमने देखा। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन का टॉपिक एंड हुआ। और इसी के साथ में, जैसा कि आपको पता है, गणतंत्र दिवस की सेल चल रही है, रिपब्लिक डे की सेल्स चल रही है, तो उस सेल में अगर आप उत्कर्ष ऐप में एनरोल नहीं हुए हैं तो अभी भी आपके पास में मौका है। आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और अपने कोर्स में एनरोल हुए। धन्यवाद।